आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का दूसरा पार्ट। कल हम लोग पढ़े थे मगध साम्राज्य का पहला पार्ट। हम लोग किस बारे में पढ़े थे? महाजनपद बारे में पढ़े थे और क्या पढ़े थे? बिंबिसार के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग जानते हैं कि मगध साम्राज्य के अगली कड़ी में हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो बिंबिसार का जो बेटा था कौन? अजातशत्रु, अपने पिता की हत्या कर क्या होता है? गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? अजातशत्रु। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, ठीक। तो बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु, जिसका उपनाम क्या होता है? कुड़िक। इसका उपनाम क्या था? कुड़िक। पूछा गया है कि किसका? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक का। क्या नाम था? कुड़िक। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठता है, इसीलिए इस वंश को, हर्यक वंश को हम लोग क्या कहते हैं? पितृ हत्या वंश भी कहते हैं, ठीक। क्योंकि इस वंश के सभी सम्राट क्या अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठे थे, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पितृ हत्या वंश कहते हैं, ठीक। अजातशत्रु जो था वह मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया था। पूछा था कि अजातशत्रु ने मगध पर या हर्यक वंश पर कितने वर्ष तक शासन किया था? 32 वर्षों तक शासन किया था। कौन? अजातशत्रु, बिंबिसार का लड़का, ठीक। आगे पूछा था कि प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा शासन काल में संपन्न हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह में संपन्न हुई थी। जो राजगृह क्या थी? तो राजगृह जो थी अजातशत्रु की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी। पूछा जाता है कि अजातशत्रु ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो राजगृह। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में संपन्न हुई थी। हम लोग जानते हैं कि इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियां क्या हुई? संपन्न हुई हैं, ठीक। तो चारों बौद्ध संगीतियां किसके शासनकाल में कौन सा अध्यक्ष था, सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला बौद्ध संगीति, इतिहास में 4 संगीतियां बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई हैं, उसमें से पहला जो बौद्ध संगीति था वह राजगृह में, कहां पर? राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुआ था। पहला बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुआ था। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। तो पहली बौद्ध संगीति राजा अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुई थी, ठीक। और दूसरी बौद्ध संगीति जो होती है वो वैशाली में संपन्न होती है। क्या होती है? वैशाली होती है। किस सन में? 383 ईसा पूर्व। यहाँ सब क्या है? ईसा पूर्व है। क्या? ईसा पूर्व है। तो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में संपन्न होती है। इस समय अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी। कौन थे? सुबुकामी। और राजा कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। शिशुनाग का बेटा कौन था? कालाशोक। इसी के शासन क्या होता है? इसी शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति संपन्न होती है। पूछा जाता है भी कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल संपन्न हुई थी? तो कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न होती है? पाटलिपुत्र। सब कहाँ पढ़ते हैं? बिहार में। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार साइड में। कहाँ पड़ता है? बिहार साइड में। तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में संपन्न होती है। किसकी अध्यक्षता में? भोगलीपुत्र। कौन? मोगलीपुत्र। क्या नाम था उनका? मोगलीपुत्र, ठीक। मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति क्या होती है? संपन्न होती है। कौन राजा इस समय थे? अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में संपन्न होती है, ठीक। राजा का नाम इतना पूछता है पेपर, राजा का नाम, ठीक। तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में संपन्न होती है। कौन अध्यक्ष था? मोगलीपुत्र। कौन? मोगलीपुत्र। आगे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में उत्तर आता है क्या? कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में संपन्न हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क शासनकाल में। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी यह कश्मीर में 102 ईसा पूर्व में संपन्न होती है। और कौन अध्यक्ष थे इस समय? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और राजा कौन थे? किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति संपन्न होती है। तो याद रखना चाहिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में। और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में क्या होती है? संपन्न होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि
अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? वर्षाकर। क्या नाम था? अजातशत्रु के जो मंत्री था वो वर्षाकर था। वह एक प्रकार का योद्धा व्यक्ति था, एक निपुण और योद्धा व्यक्ति था, क्योंकि वर्षाकर की सहायता से ही अजातशत्रु ने क्या वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। उस समय जो वैशाली राज्य था वह बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। तो अपने मंत्री वर्षाकर की सहायता से अजातशत्रु ने क्या किया था? वैशाली पर विजय प्राप्त किया था और उसे भी क्या किया? मगध में अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन मिला लेता है? कौन? अजातशत्रु। ठीक, आगे जैन ग्रंथ चूड़ी के अनुसार अजातशत्रु जो होता है एक बार महावीर स्वामी से मिलता है, मिलने के लिए जाता है। ठीक, तो एक बार अजातशत्रु महावीर स्वामी से मिलने के लिए जाता है और महावीर स्वामी से पूछता है किस भारत में सबसे प्रतापी राजा कौन है वर्तमान में? तो कहते थे वो कौन थे? तुम्हारे पिता कौन थे? बिंबिसार। अर्थात भारत में इतिहास में 12 प्रतापी राजा हुए हैं और इसके बाद कोई प्रतापी राजा बन नहीं पाया। किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा। तो जब महावीर स्वामी ने ऐसा कहा कि अब कोई बन नहीं पाएगा तो अजातशत्रु पूछता है क्यों नहीं बन पाएगा? तो महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो क्या गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर गुण नहीं है। तो वहां पर क्या होता है? अजातशत्रु गुस्सा जाता है, फिर कहता है कि हम भी इतिहास में क्या बनेंगे? एक प्रतापी शासक बनेंगे। तो होता क्या है? फिर अजातशत्रु ने अपने समीपवर्ती साम्राज्यों पर, अपने तटीय कहां पर? अपने तटीय इलाकों पर क्या करता है? आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है। कौन? अजातशत्रु। फिर होता क्या है? गुस्से में होकर के अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजित के खिलाफ युद्ध की क्या अभियान शुरू कर देता है। और क्या होता है? जब कौशल के राजा प्रसेनजित के साथ क्या होता है? खिलाफ अभियान शुरू करता है। तो कौशल के राजा क्या होता है? अपने आप को उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और दोनों के बीच क्या होती है? एक संधि होती है, एक समझौता होता है। और समझौते के बाद क्या होता है? कौन? प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा, उनकी पुत्री नाम क्या था? वजीरा। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किसके साथ कर दिया? अजातशत्रु के साथ कर दिया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रसेनजित ने अपनी बहन की शादी किसके साथ की थी? अजातशत्रु के पिता के साथ, बिंबिसार के साथ की थी। और अपनी पुत्री विवाह किसके साथ किया? वजीरा के साथ। ठीक, तो समझौते में संधि क्या होता है? प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा विवाह किसका कर देता है? अजातशत्रु के साथ। अजातशत्रु क्या कर देता है। फिर क्या होता है? अजातशत्रु इसको जीत लिया। फिर अजातशत्रु वैशाली के खिलाफ क्या करता है? अभियान शुरू कर देता है। वैशाली के लिच्छवी राजाओं के खिलाफ अभियान शुरू कर देता है और उसे भी जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन मिला लेता है? अजातशत्रु। और उसे भी जीत कर अपनी राजधानी में मिला लेता है और एक नई राजधानी बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र। तो पूछा जाता है कि अजातशत्रु की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। नई राजधानी कौन थी? अजातशत्रु की नई राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी। सब कहाँ पढ़ते हैं? बिहार में। कहाँ पढ़ते हैं? बिहार साइड में। ठीक, आगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस राजा के शासन काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस राजा के शासन काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। आगे अजातशत्रु ने जलदुर्ग का निर्माण करवाया था। ये जलदुर्ग क्या था? अजातशत्रु ने एक ऐसे किले का, एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करवाया। वो क्या था? उसके चारों तरफ क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। अर्थात उस किले में पहुंचने के लिए क्या कोई पहुंच नहीं पाता था। क्यों? उसके चारों तरफ क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। ठीक, तो राजा का निवास स्थान था। ठीक, तो अजातशत्रु ने जलदुर्ग का निर्माण कराया था। आगे अजातशत्रु पूछा गया है, आईएमपी प्रश्न है कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी। कौन सा था? जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, तो अजातशत्रु किसका अनुयायी था? अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। होता क्या है? अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने क्या कर दिया? 461 ईस्वी पूर्व में कर दी। अजातशत्रु की जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, उसी प्रकार से इसके पुत्र कौन? उदयन ने, कहीं क्या लिखा गया? उदयन। ठीक, तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कब कर दी थी? 461 ईस्वी पूर्व में कर दी थी। फिर क्या होता है? उदयन गद्दी पर बैठता है।
ठीक। तो जब उदयन गद्दी पर बैठता है तो उदयन के शासनकाल में ही सिकंदर का भारत पर क्या होता है, आक्रमण होता है। पूछा जाता है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत राजा कौन था, उदयन था। कौन था, दिल्ली का शासक कौन था, उदयन था। आगे सबसे मेन चीज, अजातशत्रु ने वैशाली के खिलाफ जब इन साम्राज्यों पर अजातशत्रु आक्रमण करता है तो महाशिला कंटक और रथमुथल अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है। ये क्या था, रथमुथल क्या होता है, हम लोग जानते हैं बाहुबली मूवी में जब लोग वहां पर आक्रमण करते हैं तो पत्थर गोला क्या लोग फेंकते हैं, बाहर से अंदर क्या फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं घर के अंदर। तो क्या होता है, रथमुथल, वही क्या था, रथमुथल। अगला क्या, महाशिला कंटक। ये महाशिला सब चीज किसमें दिखाया गया है, बाहुबली मूवी में दिखाया गया है। महाशिला कंटक क्या था, आगे पंखे लगे होते थे और युद्ध में जब लोग जाते थे तो गाड़ी के सामने क्या लगे होते थे, पंखे, और क्या आदमियों को काटते हुए क्या चलते बढ़ते रहते थे आगे। तो एक विशाल अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था। किसने किया था, किसने, अजातशत्रु ने। महाशिला कंटक और रथमुथल अस्त्र शस्त्र का प्रयोग पहले बार किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं सिकंदर। तो जब भारत पर उदयन का शासनकाल होता है उसी समय सिकंदर आक्रमण कर देता है। तो सिकंदर कौन था, हम लोग इस पर विस्तार से पढ़ते हैं। तो सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व में मैसेडोनिया यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था, मैसेडोनिया। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व में मैसेडोनिया यूनान में होता है। जो सिकंदर के पिता थे, सिकंदर पिता नाम क्या था, फिलिप। जो सिकंदर के पिता थे, ठीक, वो मकदूनिया गणराज्य के क्या थे, शासक थे। कौन थे, शासक थे। कौन, सिकंदर के पिता फिलिप। सिकंदर जो पिता थे वह मकदूनिया गणराज्य क्या थे, शासक थे, राजा थे। कहा जाता है कि एक बार, ठीक, मकदूनिया जो शासक थे कौन थे, सिकंदर पिता कौन थे, फिलिप। अपनी बेटी का विवाह कर रहे थे। तो अपनी बेटी की विवाह करते समय होता क्या, इनके संरक्षक, फिलिप का ही संरक्षक इनकी विवाह में हत्या कर देता है। कौन कर देता है, फिलिप का संरक्षक विवाह में हत्या कर देता है। फिर क्या होता है, सिकंदर संरक्षक को पकड़ता है, उस सैनिक को पकड़ता है, वही क्या करता है, हत्या कर देता है। और यह क्या विश्व पर बहुत सारे अभियान को स्टार्ट कर देता है। कौन कर देता है, सिकंदर। सिकंदर की माता जो थी वह, उनका नाम क्या था, ओलपियस। तो सिकंदर की माता नाम क्या था, ओलपियस। ओलपियस एक जादूगरनी थी। क्या थी, जादूगरनी थी। तो सिकंदर की माता का नाम क्या था, ओलपियस था। जो ओलपियस थी वह एक जादूगरनी थी। और ओलपियस जो इनकी माता थी वह सिकंदर को भगवान का पुत्र मानती थी। ये भगवान के देवदूत है। कौन देवदूत है, सिकंदर भगवान के क्या है, देवदूत है। पुत्र के रूप में मानती थी, देव के रूप में मानती थी। किसको, सिकंदर को, ठीक। तो सिकंदर की पति नाम क्या था, रुकसाना। कौन नाम था, रुकसाना, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो सिकंदर था, सिकंदर महान क्यों बना। तो सिकंदर के जो गुरु थे कौन थे, अरस्तु। कौन थे, अरस्तु। तो सिकंदर के गुरु, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिकंदर के गुरु नाम क्या था, अरस्तु। और अरस्तु कौन थे, बायोलॉजी का जनक, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, अरस्तु। और राजनीति शास्त्र के जनक कौन थे, अरस्तु। ऐसे महान गुरु के साथ इनका संपर्क किसका, सिकंदर का। बायोलॉजी के जनक और राजनीति शास्त्र के जनक, पोएट्री के जनक कौन थे, अरस्तु थे। तो इसके साथ फिर अरस्तु ने इनको शिक्षा देना शुरू किया। और एक समय ऐसे आता है कि सिकंदर क्या दुनिया का महान शासक बन जाता है। कौन बन जाता है, सिकंदर, ठीक। तो पूछा था कि सिकंदर के गुरु नाम क्या था, अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु। तो अरस्तु गुरु नाम क्या था, प्लेटो। क्या नाम था, प्लेटो। और प्लेटो गुरु नाम क्या था, सुकरात। क्या नाम था, सुकरात। तो सिकंदर गुरु नाम क्या था, अरस्तु। और अरस्तु गुरु नाम क्या था, प्लेटो। और प्लेटो गुरु नाम क्या था, सुकरात। फिर सिकंदर ने ईरान के महान सम्राट दारा द्वितीय, जब सिकंदर ईरान के महान सम्राट दारा द्वितीय की युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर देता है, उनको बुरी तरह से परास्त कर देता है, तो वहीं एक
वहीं पर एक उपाधि धारण करता है। कौन? सिकंदर। कौन उपाधि? महान सम्राट की। ठीक, युग विजेता। फिर होता क्या है, सिकंदर ने कहां कहां कब आक्रमण किए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सिकंदर का पहला आक्रमण, सिकंदर का जो पहला आक्रमण होता है वह एशिया माइनर पर होता है। एशिया माइनर एक है तुर्किस्तान पर। कहां था? तुर्किस्तान पर। ठीक, जब सिकंदर तुर्किस्तान पर आक्रमण करता है तो वहां के लोगों को क्या करता है? बुरी तरह से परास्त कर देता है और फिर आगे बढ़ता है। इसका दूसरा आक्रमण कहां था? मिस्र देश पर होता है। कहां पर? मिस्र देश पर होता है और उसको भी जीत लेता है। कौन जीत लेता है? सिकंदर उसको भी जीत लेता है। फिर इसका तीसरा आक्रमण कहां होता है? इराक। क्या? इराक। तो इराक की राजधानी क्या थी? बेबीलोन। बेबीलोन। तो सिकंदर का तीसरा आक्रमण कहां था? इराक की राजधानी बेबीलोन। और जब कहा जाता है कि जब सिकंदर इराक की राजधानी बेबीलोन पर आक्रमण कर देता है तो वहां पर लोगों को चुन चुन कर क्या करता है? मारता है। कौन मारता है? सिकंदर मारता है। अर्थात बेबीलोन को बुरी तरह से परास्त कर देता है। कौन कर देता है? सिकंदर कर देता है। फिर सिकंदर ने चौथा आक्रमण कहां किया? ईरान पर। कहां किया? ईरान पर। तो ईरान के राजा उस समय कौन थे? दारा दुर्ती। कौन थे? दारा दुर्ती। और सिकंदर ने ईरान के राजा दारा दुर्ती को परास्त करके महान सम्राट की उपाधि धारण करता है। तो पूछा जाता है कि सिकंदर ने किस राजा को परास्त करके महान सम्राट उपाधि धारण किया था? तो दारा दुर्ती को। क्या राजा थे? ईरान के राजा थे। फिर सिकंदर क्या होता है? फिर भारत पर आक्रमण करता है। वह युग विजेता, वह विश्व विजेता बनना चाह रहा था। कौन बनना चाह रहा था? सिकंदर। इसीलिए वह भारत पर आक्रमण करता है। तो होता क्या है, जब सिकंदर ईरान पर आक्रमण करता है तो ईरान पर आक्रमण करने के समय उसको पता चलता है कि भारत को, उसको लोग बताते हैं कि कहा जाता है जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया के नाम जानते थे। क्या? उस समय भारत को सोने की चिड़िया के नाम जानते थे। तो जब सिकंदर मालूम चलता है तो वह भारत पर चढ़ाई कर देता है। कौन? सिकंदर। तो जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो पहले आक्रमण कहाँ करता है? सिंध वाले इलाके में आक्रमण करता है। और खैबर दर्रे से पूछा जाता है कि सिकंदर ने किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। ठीक, फिर सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत के तटीय इलाके सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करता है। सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करता है। तो भारत ने कौन? पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है उस समय जो सिंध क्षेत्र के राजा थे कौन थे? आम्भी। कौन थे? राजा आम्भी। तो राजा आम्भी की सेना सिकंदर सामने क्या होती है? टिक नहीं पाती है। राजा आम्भी की सेना सिकंदर सामने टिक नहीं पाती है। राजा आम्भी ने क्या किया? सिकंदर सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अपना घुटना टेक दिया। फिर क्या होता है? फिर जो राजा आम्भी थे यह उस समय दिल्ली का शासक कौन था? राजा पोरस। उस समय पूरे भारत पर राजा पोरस का क्या था? वर्चस्व था। तो ये जो आम्भी थे, राजा आम्भी थे, ये राजा पोरस से जलते थे। अर्थात राजा पोरस और आम्भी के बीच क्या था? मतभेद बना रहता था। आम्भी सोचते थे कि राजा पोरस कैसे परास्त किया जाए। फिर होता क्या है? ये आम्भी सिकंदर के साथ मिल जाते हैं और दोनों लोग मिल करके राजा पोरस को, आम्भी की सेना और सिकंदर सेना मिल करके क्या होता है? एक भीषण युद्ध होता है। कहां पर? जिसे हम लोग कहते हैं किसका युद्ध? वितस्तता का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध, इतिहास का नाम जानते हैं। तो वहां पर क्या होता है? एक भीषण युद्ध होता है। फिर होता क्या है? तो आम्भी राजा देशद्रोही थे। क्या थे? आम्भी राजा क्या थे? देशद्रोही थे। इन्होंने ही भारत के राजा पोरस के खिलाफ सिकंदर को युद्ध के लिए क्या किया था? उकसाया था। पूछा जाता है कि कौन से राजा ने सिकंदर को पोरस के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया था? किसने? आम्भी ने। किसने? आम्भी ने। होता क्या है? फिर इन दोनों की सेनाएं, राजा आम्भी की सेनाएं और सिकंदर की सेनाएं क्या होती हैं? होता क्या समझिए, जो सिकंदर होता है वह राजा पोरस के पास पत्र भेजता है कि आप समर्पण कर दीजिए,
कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। राजा पोरस एक क्षत्रिय थे, वो कहे हम आत्मसमर्पण नहीं होंगे, हम भले ही मारे जाएंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं होंगे। ये सिकंदर को क्या लगता है, ये सिकंदर को बुरा लगता है और सिकंदर और अम्बी दोनों लोगों ने मिल करके क्या होता है, एक युद्ध का अभियान शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, फिर झेलम नदी के तट पर, ये कहाँ पड़ता है, श्रीनगर, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पड़ता है श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पड़ता है, श्रीनगर, ठीक, झेलम श्रीनगर पड़ता है। फिर झेलम, इसी को हम लोग कहते हैं वितस्तता नदी किनारे, इसी कहते हैं हाइडेस्पीस, तीन नाम जानते हैं, चाहे कहें झेलम के युद्ध, चाहे कहें वितस्तता के युद्ध, चाहे कहें हाइडेस्पीस का युद्ध। तो झेलम नदी किनारे क्या होता है, राजा पोरस और सिकंदर सैनिक क्या होती है, आमने सामने होती है, एक भीषण युद्ध होता है। क्या होता है, एक भीषण युद्ध होता है। और भीषण युद्ध होता क्या है, कई इतिहासकार लोग लिखते हैं, कई इतिहासकार लोग लिखते हैं युद्ध में सिकंदर क्या होता है, गिर जाता है अपने घोड़े से। अपने घोड़े से गिरता है तो अपने घोड़े से गिरता है तो राजा पोरस हाथी पर बैठे रहते हैं, राजा पोरस उतरते हैं और जब राजा पोरस इसको देखते, किसको देखते हैं, सिकंदर देखते हैं, तो इसको निहत्था देख कर इसको छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं, सिकंदर को। और सिकंदर के सैनिक जो रहते हैं तुरंत ही सिकंदर क्या करते हैं, उठा ले चले जाते हैं। फिर क्या होता है, ये मानता नहीं है। फिर कहीं कहीं लिखा गया है कि हाइडेस्पीस युद्ध में राजा पोरस क्या होती है, पराजय होती है। राजा पोरस क्या होती है, पराजय होती है। फिर जब सिकंदर यहां से उठता है, फिर ये आक्रमण करने की कोशिश करता है। ठीक, फिर राजा पोरस से पूछता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक, फिर इसमें क्या होता है, राजा पोरस पूछता है कि राजा पोरस कहते हैं क्या हो गया, हमारे तुम्हारे युद्ध हो चुका चाहिए, हमारे तुम्हारे बीच क्या हो चुका, युद्ध हो चुका है। तो राजा पोरस कहते हैं परास्त हो जाते हैं, किसके साथ, सिकंदर के साथ। फिर सिकंदर जो था वह भारत को जितना चाह रहा था। फिर जब जीतने की इच्छा इसकी थी, किधर, वे भारत के बिहार वाले साइड पर भी आक्रमण करना चाह रहा है, कौन, सिकंदर। लेकिन कुछ राजा इसको बताते हैं कि आप बिहार वाले साइड पर आक्रमण कर ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय बिहार पर जो राजा शासन कर रहा था कौन था, घनानंद। कौन था, घनानंद। उस समय बिहार साइड कौन था, घनानंद था। और घनानंद के पास क्या थी, एक विशाल सेना थी और जिसको परास्त करना क्या था, नामुमकिन था। क्या था, नामुमकिन था। ठीक, सिकंदर को जब राजाओं ने बात कही कि आप उसको नहीं परास्त कर पाएंगे, किसको, घनानंद को, तो सिकंदर मानता नहीं है और बिहार क्यों क्या करता है, चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जैसे ही बिहार पहुंचता है वहां एक नदी होती है, कौन नदी, ब्यास नदी। क्या, ब्यास नदी होती है। तो सिकंदर की सेना वहां पर जो समय था लगभग जुलाई अगस्त महीना था और ब्यास नदी क्या, उफान, पानी का उफान चल रहा होता है। तो सिकंदर की सेना हाइडेस्पीस को लड़ करके, झेलम को लड़ करके क्या हो गई, एकदम थक चुकी थी। एकदम क्या हो चुकी थी, थक चुकी थी। तो सिकंदर सेना ने क्या किया, ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है कि हम लोग आगे, अब हमारे पास उतना शक्ति नहीं है कि हम लोग क्या ब्यास नदी को पार करेंगे। तब क्या होता है, सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार नहीं कर पाती है और वहां से क्या होता है, सिकंदर वहां से लौट कर चला आता है। अगर सिकंदर की सेना, कहा जाता है अगर सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार किया होता तो सिकंदर कहाँ आक्रमण करता, घनानंद पर। तो एक इतिहास अलग होता है, ठीक। तो पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो ब्यास नदी को। कहां पर, ब्यास नदी को। ठीक, आगे पूछा जाता है कि सिकंदर ने किस इच्छा से भारत पर आक्रमण किया था, तो वह सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए ही भारत पर आक्रमण किया था। विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया, ब्यास नदी को। ठीक, फिर क्या होता है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था, हेरोडोटस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था, हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। हिस्ट्री का फादर किसे कहते हैं, हेरोडोटस कहते हैं। किसके शासनकाल में आया था, सिकंदर के शासनकाल में आया था। आगे
सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला। क्या नाम था? बहुकेफला। कहा जाता है जो ये सिकंदर का घोड़ा था बहुकेफला, एक जंगल में टहल रहा था, ठीक, क्या टहलता था, और सिकंदर ने क्या किया, इसे अपने कंट्रोल में कर लिया। कौन कर लिया? सिकंदर ने। और इस घोड़े का नाम क्या रखा? बहुकेफला। और सिकंदर इसे बहुत मानता था। इसे मानने का सिकंदर ने इसी बहुकेफला घोड़े के नाम पर ही एक शहर बसाया। कौन? बुसफेलिया। बुसफेलिया। तो सिकंदर पूछाता है कि सिकंदर ने किस शहर बसाया था? बुसफेलिया, अपने घोड़े के ही नाम पर। ठीक, आगे फिर क्या होता है? फिर कहा जाता है जब सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर देता है, तो सिकंदर वहां से क्या होता है? लौटकर अपने देश की ओर चलने के लिए तैयार होता है। फिर जब सिकंदर जा रहा होता है, तो जब यह हरियाणा से गुजरता है, तो हरियाणा में क्या हम लोग जानते हैं, जब महमूद गजनवी भारत पर आया था, जब महमूद गजनवी भी भारत पर आक्रमण किया था, तो वह जब सोना चांदी लेकर जा रहा था तो हरियाणा के जंगल से गुजर रहा था। उसी प्रकार से जब सिकंदर भी हरियाणा के जंगलों से गुजर रहा होता है, तो उस जंगल में क्या रहते थे? जाट। क्या रहते थे? जाट। तो जाटों ने क्या किया? सिकंदर पर आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि सिकंदर को जब जाट लोग आक्रमण करते हैं, तो सिकंदर के सीने में क्या जाता है? भाला लग जाता है, और सिकंदर चोटिल होता है वहां पर। फिर होता क्या है? फिर 323 ईसा पूर्व में इराक में क्या होती है? 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? इराक में 323 ईसा पूर्व में। आगे सिकंदर के सेनापति नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर नाम था। और सिकंदर कहा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर सिर्फ 19 माह तक रहा था। 19 माह तक ही क्या यहाँ पर था। फिर अपने पूरे साम्राज्य जितना लूटा फूटा था पूरा किसने चलाया था? सेल्यूकस निकेटर को। इसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेल्यूकस निकेटर को मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? इसको परास्त करके इसकी बेटी कार्नेलिया हेलेना क्या करते हैं? कार्नेलिया हेलेना शादी करके एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो हम लोग आगे चल पढ़ेंगे क्या? मौर्य वंश पढ़ेंगे। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।